जिसके बारे में हम आपके सामने कुछ कहेंगे और आपको याद रखना है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और भारत की भूमिका। यह कहानी यूपीएससी एस्पिरेंट सुनील अभिव्यक्ति की है, जो ब्रिक्स और उसकी महत्ता को समझने के लिए अपने अध्ययन में गहराई से जुटा हुआ था। सुनील एक शांत और जिज्ञासु छात्र था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत दिलचस्पी थी। वह जानता था कि ब्रिक्स जैसे मंच की समझ उसके यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन सुनील अपने कमरे में बैठा ब्रिक्स के बारे में पढ़ रहा था। पूरा ब्रिक्स यहीं से क्लियर हो जाएगा। वह सोचने लगा कि आखिर ब्रिक्स का महत्व क्या है। उसने किताब खोली और देखा कि ब्रिक्स का पूरा नाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। यह 5 इमर्जिंग इकोनॉमी यानी 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी पश्चिमी प्रधान संस्थाओं के प्रभुत्व को चुनौती देना चाहता है। और क्यों चुनौती देना चाहता है, वो 3 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि वो कर्जा देते हैं लेकिन महंगा ब्याज वसूलते हैं। वो कर्जा देते हैं लेकिन सरकारी नीतियां हमारी उनके हिसाब से चलती हैं, जिसमें उनका कहना बुरा नहीं है। वह पूरा फोकस आर्थिक तंत्र पर करते हैं, रेवेन्यू पर करते हैं, सामाजिक तंत्र को पीछे छोड़ते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक देश में जहां जनता ही अपना शासन चुनती है, अगर जनता के लिए सरकारी योजनाओं पर नियंत्रण लगेगा तो स्वाभाविक है जनता प्रतिकार करेगी और सत्ता परिवर्तित होगी, जैसा श्रीलंका के उदाहरण से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इनके प्रभुत्व को चुनौती देना चाहता था। सुनील को याद आया कि आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं कैसे दुनिया की आर्थिक नीतियों पर हावी होती है। उसने सोचा, जब कोई देश आर्थिक संकट में होता है तो उसे आईएमएफ से कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन इसके बदले उसे कठोर शर्तें माननी पड़ती हैं, जैसे पॉलिसी रिफॉर्म और बजट में कटौती। इसका मतलब था कि उस देश को अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करना पड़ता है। कौन सी? जैसे भाई सरकारी कंपनियों का निजीकरण। अब समझ में, मोदी जी निजीकरण नहीं करते हैं, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे सरकारी कंपनियों का निजीकरण या सब्सिडियों में कटौती करना या सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं पर किए जा रहे खर्च को कम करना, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ही पीछे छोड़ देना। इससे उस देश की जनता पर सीधा प्रभाव पड़ता है और जनता के लिए जनता द्वारा जनता का शासन ही डेमोक्रेसी है। आप अर्थ लगा लीजिए कि श्रीलंका में किस प्रकार से सत्ता परिवर्तित हुई है, क्योंकि जनता का हित आईएमएफ ने काटा और काटा तो फिर सत्ता ही कट गई। ब्रिक्स जैसे समूहों का उद्देश्य इन पश्चिमी संस्थाओं की शक्ति को चुनौती देना और विकासशील देशों को एक वैकल्पिक मंच प्रदान करना है। ब्रिक्स ने इसके लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की, जिसे हम ब्रिक्स बैंक कहते हैं, जिससे कि विकासशील देशों को अपनी शर्तों पर, यानी ब्रिक्स की शर्तों पर नहीं, ऑब्वियस है, वित्तीय सहायता मिल सके। यानी हम जिस रूप में चाहते हैं कि एक नेगोशिएशन होगा, तो हम भाई इतना चाहते हैं तो उस पर एक नेगोशिएशन होगा। यानी मान लीजिए ब्रिक्स कह रहा है कि हम तुमको 5 रुपए, 100 रुपए पर 5 रुपए हम तुम्हें ब्याज लेंगे, तो आप कहेंगे नहीं भाई हमारी इतनी क्षमता नहीं, आप पूरा डेटा रखेंगे, हम 3 रुपया तक दे पाएंगे। तो एक नेगोशिएशन होगा, फिर 3, 3.5, 4 में बात बन जाएगी। फिर आगे सुनील को यह भी पता चला कि हाल ही में ब्रिक्स का विस्तार हुआ, जिसमें नए सदस्य जैसे ईरान, यूएई, मिस्र और इथियोपिया शामिल हुए। इस विस्तार ने ब्रिक्स की शक्ति और प्रभाव को और बढ़ा दिया है। अब यह समूह वैश्विक जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 1/4 प्रतिनिधित्व करता है। सुनील ने सोचा यह विस्तार भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसे समझ आया कि इस विस्तार से भारत को पश्चिम एशिया में अपने रणनीतिक हितों को बढ़ावा देने का अवसर मिलेगा। यानी ईरान के साथ अगर हम बायलैटरल बहुत मजबूत नहीं जा रहे, कुछ पश्चिमी दबावों के कारण, जैसा कि पड़ता है ईरान के साथ नीतियों पर अमेरिका का दबाव भारत पर रहता है। हमने तेल खरीदना वहां से बंद किया अमेरिका के ईरान पर प्रतिबंधों के ही कारण। तो ऐसी परिस्थिति में चलो हम भाई बायलैटरल नहीं कर रहे, थोड़ा सा पश्चिम का भी सुन रहे, लेकिन हमारे पास एक ब्रिक्स मंच है जहां पर हम ईरान के साथ बात कर लेंगे। तो यह सबसे बड़ी बात है और इसके माध्यम से हम ईरान के साथ बेहतर संबंध बनाएंगे। तो ईरान और यूएई जैसे देशों के शामिल होने से भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को एक ताकत मिलेगी। अब आता है अंत में कि सुनील ने अंत में विचार किया कि भारत के लिए इसका क्या महत्व है। ये आप लोग याद रखिएगा, यही आपसे पूछेगा। सुनील ने ब्रिक्स में भारत की भूमिका को गहराई से समझा। उसने देखा
कि ब्रिक्स मंच भारत की वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने में कैसे सहायक है। ग्लोबल लीडर भारत यहां पहला वैश्विक दक्षिण की आवाज बनकर उभरा है जो विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देता है। दूसरा, भारत ब्रिक्स के माध्यम से क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक कॉपरेशन यानी आर्थिक सहयोग और वैश्विक शासन में सुधार की वकालत करता है। इससे भारत को अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने में मदद मिलती है। आप कहेंगे सर ये क्या है कि अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने में मदद। अरे भैया, अगर हम ग्लोबल साउथ की आवाज बनेंगे तभी तो ग्लोबल साउथ के सभी देश कहेंगे कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सारी बातें, लेकिन इसमें चुनौतियां भी हैं। तो सुनील आगे अपनी कहानी में जरा सुनिएगा। हालांकि सुनील को यह भी पता चला कि ब्रिक्स के भीतर कुछ चुनौतियां भी हैं। पहला, जैसे कि भारत चीन सीमा विवाद। उसने समझा कि यह विवाद ब्रिक्स के भीतर सहयोग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन उसने यह भी देखा कि इन चुनौतियों के बावजूद ब्रिक्स मंच पर आर्थिक और राजनीतिक सहयोग अभी भी संभव है। सुनील ने सीखा कि इन आंतरिक चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग और संवाद महत्वपूर्ण है। अब आगे सुनील ने ब्रिक्स में भारत रूस संबंधों पर ध्यान दिया। उसने पाया कि ब्रिक्स मंच भारत और रूस के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में शांति स्थापित करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। सुनील ने महसूस किया कि ब्रिक्स भारत रूस संबंधों को और मजबूत बनाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध लगे हुए हैं। अब आखिर में यानी ब्रिक्स और बहुपक्षीय कूटनीति, मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी मैं समझाने जा रहा हूं। आखिर में सुनील ने महसूस किया कि ब्रिक्स भारत की बहुपक्षीय कूटनीति को कैसे सशक्त बनाता है। ब्रिक्स के माध्यम से भारत वैश्विक चुनौतियों का सामना करने और ग्लोबल साउथ के हितों को बढ़ावा देने में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। यह मंच भारत को व्यापार सुरक्षा, नंबर 1 व्यापार, नंबर 2 सुरक्षा, नंबर 3 जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक मुद्दों पर अपनी कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करता है। कहानी के अंत में सुनील ने अपनी नोटबुक में लिखा कि ब्रिक्स न केवल एक आर्थिक मंच है, नंबर 1, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने, और तीसरा, भारत जैसे देशों को अपनी मजबूत स्थिति मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। हाल के विस्तार और भारत की रणनीतिक कूटनीति के साथ ब्रिक्स भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत और निर्णायक शक्ति बनने में